हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 104 सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द मिडीवल वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, हाउ डिड पॉलिटिकल एनार्की अफेक्ट द क्राइसिस ऑफ द लेट रोमन एम्पायर? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पॉलिटिकल एनार्की यानी राजनीतिक अस्थायित्व और घुलमिल ने रोमन एम्पायर के गिरने में क्या भूमिका निभाई। हमें बताना है कि कैसे लीडरशिप क्राइसिस, सिविल वॉर्स और करप्शन ने एम्पायर को कमजोर किया और उसकी तबाही में योगदान दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल एनार्की का मतलब होता है एक ऐसे हालात जहां सरकार या लीडरशिप वीक या एब्सेंट हो, जहां सिविल वॉर्स हो और पावर स्ट्रगल चल रही हो। लेट रोमन एम्पायर 3rd से 5th सेंचुरी CE का समय था जब एम्पायर कई क्राइसिस फेस कर रहा था। इस समय लगातार एम्परर्स बदल रहे थे और सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पैद गई थी। इस आंसर में हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल एनार्की ने इस क्राइसिस को और गहरा बना दिया। मेन बॉडी। 1. लीडरशिप क्राइसिस और सिविल वॉर्स। 3rd सेंचुरी में क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी हुआ जहां सिर्फ 50 सालों में 20 से ज्यादा एम्परर्स आए। ज्यादातर एम्परर्स आर्मी के थ्रू पावर में आए, जिससे सिविल वॉर्स होने लगे। इस इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या रिफॉर्म नहीं हो पाया। आर्मी अपने जनरल्स को एम्परर बना देती थी और एम्पायर में यूनिटी काफी कम हो गई। 2. करप्शन और सेंट्रल पावर का गिरना। पॉलिटिकल पोस्ट्स को खरीदा जाता था या कॉन्स्पिरेसी से लिया जाता था, जो लेजिटिमेसी को वीक करता था। ऑफिशियल्स अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम करते थे, जिससे लोगों पर हैवी टैक्स लगता था। सेनेट की पावर खत्म हो गई थी और एम्परर का कोर्ट कंस्पिरेसीज का सेंटर बन गया था। लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पर से उठ गया था। 3. इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस। पॉलिटिकल एनार्की की वजह से ट्रेड और एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो गया था। वॉर फंड करने के लिए करेंसी डिबेस की गई, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। शहरों का विकास रुक गया, लोग गांव की तरफ शिफ्ट होने लगे। एम्पायर की यूनिटी टूट गई, कई एरियाज अलग से काम करने लगे। 4. एक्सटर्नल इन्वेजन्स के लिए वीकनेस। जब अंदर हाई पावर स्ट्रगल चल रहा हो तो बॉर्डर्स वीक हो जाते हैं। जर्मैनिक ट्राइब्स, पर्शियंस और बाद में हंस ने इस वीकनेस का फायदा उठाया। रोमन आर्मीज एक दूसरे से लड़ रहे थे जबकि एनिमीज बॉर्डर पर अटैक कर रहे थे। 410 CE में विजिगॉथ्स ने रोम को लूट लिया, जो एम्पायर की गिरती हालत का सबूत था। कंक्लूजन। पॉलिटिकल एनार्की ने रोमन एम्पायर के क्राइसिस को और ज्यादा सीरियस बना दिया। एम्परर्स के बीच पावर फाइट, करप्शन और सिविल वॉर्स ने एम्पायर को अंदर से कमजोर कर दिया। जब सरकार हाई अनस्टेबल हो तो दुश्मन का फायदा उठाना नेचुरल है। रोमन एम्पायर की गिरावट का मेन रीजन अंदर का तोड़ था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूडलिज्म इन मिडीवल यूरोप। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि फ्यूडलिज्म या जागीरदारी व्यवस्था के मुख्य तत्व क्या थे और ये व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप में कैसे काम करती थी। किंग, नोबल्स, नाइट्स और पेजेंट्स के रोल्स को अच्छी तरह समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म मध्यकालीन यूरोप में 9वीं से 15वीं सदी तक प्रमुख सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। ये लैंड के बदले सर्विस और लॉयल्टी के सिस्टम पर आधारित थी। इसमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स द लैंड ओनरशिप, वैसलाज और ऑब्लिगेशंस। मार्क ब्लॉक जैसे इतिहासकार ने इस व्यवस्था का गहरा विश्लेषण किया है। मेन बॉडी। 1. फ्यूडल हायरार्की और वैसलाज। सबसे ऊपर होता था किंग, जो अपनी जमीन या फीफ को नोबल्स को देता था। ये नोबल्स किंग के वसल बनते थे और यूज लॉयल्टी और मिलिट्री सर्विस देने का वचन देते थे। वैसल्स भी अपनी लैंड को और छोटी यूनिट्स में नाइट्स को दे देते थे। इससे एक लेयर्ड सिस्टम बनता था जहां सब एक दूसरे पर निर्भर होते थे। 2. लैंड टेन्योर और फीफ सिस्टम। जमीन धन और शक्ति का प्रमुख स्रोत थी। ये बेची नहीं जाती थी, बल्कि कंडीशन के साथ दी जाती थी।
फीफ के साथ पेजेंट्स भी होते थे जो खेती करते थे और अपना एक हिस्सा मालिक को देते थे। लॉर्ड प्रोटेक्शन देता था और पेजेंट्स काम करते थे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते थे। जमीन के अधिकार को सेवा के साथ जोड़ा गया था, जिससे राजनीतिक और आर्थिक संबंध जुड़े हुए थे। 3. मनोरियल सिस्टम, मनोरियलिज्म। फ्यूडलिज्म का आर्थिक हिस्सा था मनोरियलिज्म, जो एक मनो या एस्टेट पर केंद्रित था। मैनर में होती थी लॉर्ड की हवेली, किसानों के घर, खेती की जमीन और अक्सर एक चर्च। पेजेंट्स जमीन से जुड़े होते थे और रेंट या टैक्स के रूप में फसल, मजदूरी या पैसे देते थे। लॉर्ड का मनो पर पूरा कंट्रोल होता था, वो जज भी होता था। 4. मिलिट्री ऑब्लिगेशंस और म्यूचुअल राइट्स। फ्यूडलिज्म का एक मूल तत्व था सेना सेवा। नाइट से ये उम्मीद होती थी कि वो अपने लॉर्ड के लिए युद्ध में लड़ेंगे। बदले में उन्हें जमीन, सुरक्षा और रैंसम प्रोटेक्शन मिलता था। ये रिश्ते वचन और सेरेमनीज के जरिए बनाए जाते थे। 5. पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। फ्यूडल यूरोप सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था, बल्कि काफी फ्रैगमेंटेड था। हर लॉर्ड अपने क्षेत्र में पूरा कंट्रोल रखता था, कभी कभी किंग से भी ज्यादा। इस डिसेंट्रलाइजेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, पर लोकल गवर्नेंस भी मजबूत थी। कंक्लूजन। अंत में, फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जो लॉयल्टी, जमीन और सेवा के आसपास घूमता था। यह सिस्टम यूरोप में स्टेबिलिटी लाने के लिए जरूरी था, लेकिन इसने सेंट्रलाइज्ड शक्ति को कमजोर किया। फ्यूडलिज्म ने मेडिवल समय के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Give an account of the trading networks of the Armenian merchants. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें आर्मीनियन मर्चेंट्स के ट्रेड नेटवर्क के बारे में बताना है। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि उनका व्यापार किन किन रीजन्स में था, कौन से सामान वो ट्रेड करते थे और उनका ग्लोबल कॉमर्स में क्या रोल था। आप उनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और उनके संबंध अलग अलग एम्पायर के साथ भी मेंशन कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। आर्मीनियन मर्चेंट्स अपने बड़े और वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग नेटवर्क्स के लिए जाने जाते थे, खासकर मेडिवल और अर्ली मॉडर्न पीरियड में। ये वो व्यापारी थे जो ईस्ट और वेस्ट को बिजनेस के जरिए जोड़ते थे। इनका व्यापार यूरोप से लेके एशिया तक फैला हुआ था, जिसमें पर्शिया, इंडिया, रशिया और ओटोमन एम्पायर शामिल थे। इनकी अडेप्टेबिलिटी और डाइवर्स रीजन्स में कनेक्शन बनाने की एबिलिटी इन्हें एक ग्लोबल व्यापारी बनाती थी। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन्स एंड बैकग्राउंड ऑफ आर्मीनियन ट्रेड। आर्मीनियन ट्रेड की शुरुआत मेडिवल पीरियड में हुई, जब उनके किंगडम्स टूट गए और डायस्पोरा बन गया। ये डायस्पोरा आपस में स्ट्रॉन्ग कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज बना के रखता था। आर्मीनियन चर्च और कॉमन लैंग्वेज ने इनको एक कोहिसिव ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाने में हेल्प किया। 2. जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ देयर नेटवर्क्स। एशिया और मिडिल ईस्ट। इनके ट्रेड हब्स इस्फहान, पर्शिया, बगदाद, अलेप्पो और सूरत, इंडिया में थे। यूरोप, वेनिस, एम्स्टर्डम जैसे सिटीज से ये व्यापार करते थे। रशिया और सेंट्रल एशिया, मॉस्को और एस्ट्रैखान के जरिए फूर और सिल्क का ट्रेड होता था। साउथ ईस्ट एशिया, कुछ आर्मीनियन व्यापारी फिलीपींस और इंडोनेशिया तक भी पहुंच गए थे। 3. गुड्स ट्रेडेड इन मेथड्स। ये लोग सिल्क, स्पाइसेस, कार्पेट्स, जेम्स, टेक्सटाइल्स, हॉर्सेस जैसे सामान का व्यापार करते थे। आर्मीनियन मर्चेंट्स मोस्टली मिडलमैन का काम करते थे, ईस्ट के लग्जरी गुड्स को वेस्ट तक ले जाते थे। ओवरलैंड, सिल्क रोड और सी रूट्स दोनों का उस करते थे। इनका व्यापार मोस्टली फैमिली रन बिजनेसेस के जरिए चलता था, जो ट्रस्ट और कंटिन्यूटी इंश्योर करता था। 4. रोल इन ग्लोबल कॉमर्स एंड कल्चरल मीडिएशन। ये लोग एम्पायर के बीच इंटरमीडियरीज का काम करते थे, खासकर जहां रिलीजियस या पॉलिटिकल टेंशन्स होते थे। कभी कभी ये डिप्लोमैटिक रोल्स भी निभाते थे, और इनकी मल्टीलिंगुअल स्किल्स कम्युनिकेशन में मदद करती थी। इनके थ्रू कल्चरल एक्सचेंज भी होता था, जैसे आर्ट, रिलीजियस आइडियाज और लिटरेचर का प्रसार। इनकी इकोनॉमिक वैल्यू के चलते रूलर्स इनको स्पेशल प्रिविलेजेस भी देते थे, जैसे टैक्स एग्जेम्पशंस और एक्सक्लूसिव राइट्स। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि आर्मीनियन मर्चेंट्स सिर्फ ट्रेडर्स नहीं थे, बल्कि ग्लोबल कल्चरल और इकोनॉमिक कनेक्टर्स भी थे। उनका नेटवर्क दुनिया के सबसे वाइड और इफेक्टिव नेटवर्क्स में से एक था। इनकी कम्युनिटी स्ट्रक्चर और अडेप्टेबिलिटी ने इन्हें अर्ली ग्लोबल कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
Question 8. Write short notes on any two of the following. A. Oceanic trade in Asia and Europe. B. Roman art. C. Islamic Sufi orders. D. Arabic literature of the pre-Islamic period. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। हर टॉपिक में आपको उसका बैकग्राउंड, बेसिक फीचर्स और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस शॉर्ट फॉर्म में बताना है। हर नोट लगभग 200 वर्ड्स का होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन युग में ट्रेड, आर्ट, रिलीजन और लिटरेचर में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। यह टॉपिक्स UNHI एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं। इस आंसर में हम डिस्कस करेंगे ए. ओशियानिक ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप और सी. इस्लामिक सूफी ऑर्डर्स के बारे में। दोनों ही अपने अपने वे में कल्चरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रहे हैं। ए. ओशियानिक ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप। बैकग्राउंड और विकास। मध्यकालीन दौर में समुद्री ट्रेड काफी तेजी से बढ़ा, जो इंडिया, चाइना, इस्लामिक वर्ल्ड और यूरोप को जोड़ने लगा। इंडियन ओशन मैरिटाइम सिस्टम जैसे रूट्स ने अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक का ट्रेड कनेक्ट किया। मेजर गुड्स और व्यापारी। एशिया से सिल्क, स्पाइसेस, पोर्सिलन और टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते थे, जबकि यूरोप से वूल, मेटल और वाइन। अरब, पर्शियन, चाइनीज, इंडियन और बाद में पोर्चुगीज ट्रेडर्स इंपॉर्टेंट रोल में थे। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और असर। कैलिकट, मलाक्का, अलेक्जेंड्रिया और वेनिस जैसे पोर्ट्स मेजर हब्स बन गए। इस ट्रेड के जरिए रिलीजन, कल्चर और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हुआ, जैसे कि नेविगेशन टेक्निक्स और शिप बिल्डिंग। सी. इस्लामिक सूफी ऑर्डर्स। परिभाषा और दर्शन। सूफिज्म इस्लाम का मिस्टिकल ब्रांच है जो अंतर आत्मिक शुद्धि और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन पे फोकस करता है। इनके ग्रुप्स को तरीकास कहा जाता है, जैसे चिश्ती, कादरी, सुहरावर्डी। सामाजिक रोल। सूफी लोग स्पिरिचुअल गाइड्स के रूप में लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते थे। ये लोग मोस्टली खेनखस में रहते थे और साउथ एशिया जैसे एरियाज में इस्लाम के स्प्रेड में काफी हेल्प की। सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव। इनका म्यूजिक, जैसे कव्वाली, पोएट्री और टीचिंग्स लोगों में काफी लोकप्रिय थे। कई रूलर्स ने सूफी सेंट्स का सपोर्ट किया, जिससे उनकी राजनीतिक लेजिटिमेसी भी बनती थी। कंक्लूजन। ओशियानिक ट्रेड और सूफी ऑर्डर्स ने मेडिवल वर्ल्ड में इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल डायमेंशंस को शेप किया। एक तरफ ट्रेड ने दुनिया को जोड़ा, दूसरी तरफ सूफिज्म ने लोगों के दिल को। इन दोनों का असर आज भी देखा जा सकता है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।